जब तक गद्दाफी सभा में माध्यमिक विद्यालय नहीं पहुंच गए, तब तक उनकी शिक्षा बहुत ही साधारण थी। वहां उनका परिचय पैन अरबवाद से हुआ, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा थी जो अरब राज्यों के एकीकरण का समर्थन करती थी। ये विचार गद्दाफी को बहुत पसंद आए, जिन्होंने एक मजबूत एकीकृत अरब दुनिया की क्षमता को पहचाना। मिस्र के नेता जमाल अब्देल नासिर से प्रेरित होकर गद्दाफी की राजनीति में रुचि बढ़ती गई। हाई स्कूल पूरी करने के बाद गद्दाफी ने बेनगाजी में लीबियाई सैन्य कॉलेज में दाखिला लिया। यह फैसला उनके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। यंग गद्दाफी सेना ने मुझे अनुशासन, ढांचा और मेरी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मंच प्रदान किया। मैंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अपने करिश्मे और नेतृत्व के गुणों को प्रदर्शित किया। मैंने 1965 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, एक युवा अधिकारी जो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार था। लीबियाई सेना के भीतर मुझे समान विचारधारा वाले लोग मिले जो मेरे क्रांतिकारी उत्साह को साझा करते थे। हमने युवा अधिकारियों का एक गुप्त समूह बनाया जो सभी एक मजबूत, स्वतंत्र लीबिया की अपनी इच्छा से एकजुट थे। नासिर के पैन अरबवाद और समाजवादी सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित होकर हमने राजा इदरीस की राजशाही को कमजोर और भ्रष्ट माना। हमारा मानना था कि तेल संसाधनों से समृद्ध लीबिया विश्व मंच पर एक अधिक प्रमुख स्थान का हकदार है। ये विश्वास जल्द ही गद्दाफी और उनके साथियों को लीबियाई राजनीति के केंद्र में ले जाएंगे। एक नाटकीय शक्ति हथियाने का मंच तैयार करेंगे जो राष्ट्र को बदल देगा। उनका मौका 1969 में आया, जब राजा इदरीस चिकित्सा उपचार के लिए तुर्की गए थे। 1 सितंबर को गद्दाफी और उनके फ्री ऑफिसर्स ने एक तेज और रक्तहीन तख्तापलट शुरू किया। गद्दाफी के प्रति वफादार सैन्य इकाइयों ने प्रमुख सरकारी भवनों, संचार केंद्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों को अपने कब्जे में ले लिया। तख्तापलट का बहुत कम प्रतिरोध हुआ, कुछ ही घंटों में यह खत्म हो गया। 27 साल की उम्र में गद्दाफी लीबिया के वास्तविक नेता बन गए, जिसने उनके 4 दशक के शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। यंग गद्दाफी राजशाही को समाप्त कर दिया गया और लीबियाई अरब गणराज्य की घोषणा की गई। हम युवा अधिकारियों ने खुद को क्रांतिकारियों के रूप में बधाई दी, समृद्धि, एकता और अरब गौरव के एक नए युग का वादा किया। तख्तापलट ने पूरे अरब जगत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने आशंका के साथ देखा, क्योंकि गद्दाफी ने अपनी उग्र बयानबाजी और क्रांतिकारी उत्साह के साथ एक तेल समृद्ध राष्ट्र की कमान संभाली। सत्ता में गद्दाफी का उदय तो बस शुरुआत थी। लीबिया के लिए उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, जो उनकी अपनी अनूठी विचारधारा द्वारा निर्देशित एक समाजवादी स्वप्न लोक की कल्पना करती थीं। हालांकि इस दृष्टि को प्राप्त करने का उनका मार्ग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादों से भरा होगा। गद्दाफी की प्रणाली, जिसे उन्होंने जमाहिरिया, जनता का राज्य कहा, का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज बनाना था जहां सत्ता सीधे लोगों के हाथों में हो। पारंपरिक सरकारी संरचनाओं को समाप्त कर दिया गया और लोगों की समितियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने में प्रत्यक्ष भागीदारी को सुविधाजनक बनाना था। मिडिल एज्ड गद्दाफी, जबकि मेरे विजन में आदर्शवादी अपील थी, इसके कार्यान्वयन की वास्तविकता कहीं अधिक जटिल और अक्सर दमनकारी साबित हुई। लोकप्रिय लोकतंत्र की मेरी बयानबाजी के बावजूद मेरा शासन एक मजबूत केंद्रीकृत प्राधिकरण की विशेषता थी। मैंने लीबियाई समाज के सभी पहलुओं पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा, असंतोष का दमन किया और विपक्ष की आवाज को बेरहमी से दबाया। उनकी क्रांतिकारी समितियां, जो शुरू में नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए थीं, अक्सर निगरानी और नियंत्रण के उपकरणों के रूप में काम करती थीं। गद्दाफी की आर्थिक नीतियों, जबकि कुछ सामाजिक कार्यक्रमों और कुछ के लिए जीवन स्तर में सुधार लाया, आर्थिक कुप्रबंधन और निंदा निजी उद्यम भी। मिडिल एज्ड गद्दाफी, मेरे जमाहिरिया के अंतर्विरोधों और सीमाओं के बावजूद मेरे सामाजिक सुधारों का स्थायी प्रभाव पड़ा। मैंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में भारी निवेश किया। हालांकि ये उपलब्धियां अक्सर उनकी सत्तावादी प्रवृत्तियों, मानवाधिकारों के हनन और विश्व मंच पर अक्सर अनिश्चित व्यवहार से überschattet थी।
पश्चिम द्वारा आतंकवादी माने जाने वाले समूहों के लिए गद्दाफी के समर्थन से तनावपूर्ण संबंध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव पैदा हुआ। उन्होंने इस्राएल की निंदा करते हुए और विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करते हुए खुले तौर पर फिलिस्तीनी कारण का समर्थन किया। स्कॉटलैंड के लॉकरबी के ऊपर पैन एम फ्लाइट 103 पर 1988 बम विस्फोट में उनकी संलिप्तता के कारण संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे और विश्व मंच पर लीबिया की छवि धूमिल हुई। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हालांकि गद्दाफी ने खुद को विभिन्न संघर्षों में मध्यस्थ और शांतिदूत के रूप में पेश करने की भी मांग की। उन्होंने चरमपंथी समूहों द्वारा बंधक बनाए गए पश्चिमी बंधकों की रिहाई में भूमिका निभाई और कई अफ्रीकी संघर्षों में शांति समझौते करने का प्रयास किया। अपने बाद के वर्षों में गद्दाफी ने पश्चिम के साथ संबंधों को सुधारने, आतंकवाद को त्यागने, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छोड़ने और पूर्व विरोधियों के साथ मेल मिलाप की तलाश के प्रयास किए। गद्दाफी की विदेश नीति, जो अक्सर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने और लीबिया के लिए एक अनूठी भूमिका निभाने की इच्छा से प्रेरित थी, अंतर्विरोधों और बदलते गठबंधनों का मिश्रण थी। जबकि आतंकवादी समूहों के लिए उनके समर्थन और अप्रत्याशित व्यवहार ने उन्हें पश्चिम में एक पहिया बना दिया। उन्होंने खुद को अफ्रीकी महाद्वीप के नेता और विकासशील देशों के एक चैंपियन के रूप में स्थान देने की भी मांग की। विश्व मंच पर उनकी विरासत जटिल और विवादित बनी हुई है। अधिक जानकारीपूर्ण डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सूचित और जुड़े रहें। यह डॉक्यूमेंट्री आपके लिए डॉक्यूमेंट्री द्वारा लाई गई है। हमारे सभी योगदानकर्ताओं और भारत के लोगों का विशेष धन्यवाद। अगली कहानी में मिलते हैं।